हम्म। चलें जी। अच्छा, हम कर रहे थे सिक्योरिटी वाले जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान के। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किया था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो भी पाकिस्तान को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो हमने कर लिए थे। आज हमने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ऐसी क्या चीज थी जिसने ट्रिगर किया कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं या न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। ठीक है। एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरी चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि एक तो आपके पीछे से कॉज आ रही होती है, फिर ये जो है न्यूक्लियर एसिड्स होना या न्यूक्लियर वेपन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्ट्रिन होती है, मतलब आप एक प्रॉपर रूल्स के तहत काम कर रहे होते हो। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे बैन हो चुका हुआ था इवन 1968 में, मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन जो है अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो जिसके तहत वो न्यूक्लियर वेपन को यूज करे। अगर यूज करेगा या नहीं करेगा, या किस तरह से उनके न्यूक्लियर वेपन चलाए जाएंगे, या जो है उनकी सेफ्टी किस तरह से रखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि अगर आपके न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिज्म, किसी कोई भी टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर टीटीपी के हाथ लग जाए, ठीक है, तो ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो ये चीज जो है ना, इसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और यही कंसर्न है इवन यूएस का और यूनाइटेड नेशन का भी, कि जो है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो क्या सिक्योर हैं या नहीं है। ठीक है। तो इन पे बातचीत बहुत ज्यादा होती रहती है, और इसके लिए जो है ना रूल्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो और देखो, जब आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब होना शुरू होती है, इसका मतलब वो इस चीज को भी इसमें कंसिडर करते हैं कि आप जो है ना, अगर आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन इस तरह की जा रही है, तो क्या आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उसको आप सिक्योर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से भी है। इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर कोई मसला हो दरमियान में, ठीक है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी तो कोई नहीं आया हुआ, तो जो है आप मैसेज कीजिएगा अगर आवाज का इशू है या कोई भी इशू हो। ठीक ठीक है। इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में जो है ना, आपने यही बताना है इनको कि इसकी एप्रीहेंशन जो थी न्यूक्लियर वेपन की, ठीक है, जबकि आपने जबकि एनपीटी, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, ठीक है, ये हुआ था। नॉन नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी क्या थी, कब आई थी, 1968 में। 1968 में इन्होंने सिग्नेचर के लिए दे दी थी। ठीक है। जब अच्छा, ये जो है ना, ये ट्रीटी आ चुकी हुई थी 1968 में, और 1970 में ये इन्फोर्स हो चुकी हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रीटी क्या कहती है कि जो भी देखिए, जब न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है तो उसके लिए जो है जो मटेरियल होता है, ठीक है, आपने वो कहीं ना कहीं से मंगवाना होता है, क्योंकि एक मुल्क में तो आपको मिलेगा नहीं। वो ऐसा हो भी नहीं सकता कि जो है सारे का सारा मटेरियल आपको एक जगह से मिल जाए। ठीक है। तो जब उसको आपने मंगवाना होता है, तो ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है, मतलब जो मुल्क हैं वो इसके अगर सिग्नेटरी हो गए हैं,
तो वो खुद ही अपने ऊपर बैन कर लेते हैं कि हमने जो है जो न्यूक्लियर मटेरियल है हम नहीं मंगवा सकते, ठीक है, ये बैन हो चुका है। अच्छा, अब जो है एक तो आप इसका हवाला देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इज नॉट द सिग्नेटरी। पाकिस्तान इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ दिस प्रो लाइफ ट्रीटी, ठीक है। एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी होता, ठीक है, तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसको अब मैं बता दूँ। अच्छा, अब देखिए, पहले आप इंट्रोडक्शन में यही बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ठीक है, वो एक तो एनपीटी से हटके हुआ कि पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं था, और दूसरा जो मैंने पहले बातें बताई हैं कि पाकिस्तान जो है उसने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया तो उसने मटेरियल जो भी मंगवाया, ठीक है, वो अंडर, अगर वो इसका सिग्नेटरी नहीं है तो कोई रूल अप्लाई नहीं होते पाकिस्तान पे वैसे तो, लेकिन फिर भी इस पे जो है बहुत बातचीत हुई। अच्छा, एफर्ट्स द वर्ल्ड कंट्रोल थ्रू लाइफ। अच्छा, अब देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो है जो दुनिया के जो भी मुल्क हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनने दें, ठीक है। अगर जैसे अब ईरान जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नहीं बनाने दिया गया, ठीक है। इस पे सैंक्शन लगाए गए और बहुत सारी जो है ना, इवन इकोनॉमिक सैंक्शन पे बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं ताकि जो है कोई भी मुल्क अब जो है न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, ठीक है। क्योंकि इसको कहा जाता है कि रोग स्टेट्स, इवन ईरान को यही कहा जाता है कि रोग स्टेट है। रोग स्टेट इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना ली, ठीक है, तो और वो किसी और मुल्क पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसराइल को बहुत ज्यादा थ्रेट करते हैं, ठीक है, तो अगर इसराइल को जिस तरह से थ्रेट किया जाता है और अगर इसने बना लिया तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तस्वीर की जाती है कि जो है ये इसको ना बनाने दिया जाए, इसको किसी न किसी तरह से दूसरे मुल्कों को रोका जाए। अच्छा, इसको बताने से पहले जो है मैं आपको एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो कि हिस्ट्री से रिलेट करती है। हिस्ट्री क्या है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, ठीक है, सबसे पहले किसने बनाया, फिर किस मुल्क ने बनाया, फिर किस मुल्क ने बनाया, सबसे पहले बनाया था यूएस ने, ठीक है। उसके बाद ये एफर्ट्स हुए, ठीक है। इसकी तो एफर्ट्स की तो हेडिंग बनेगी ना 1 2 3 करके, ये आपको पता होना चाहिए कि यूएस ने कब बनाया। यूएस ने बनाया था 1945 में। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब यूएस ने 1945 में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया तो उसने उसी साल जुलाई में इसको यूज भी कर लिया। कहाँ पे? जापान पे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, जैसे ही इनका न्यूक्लियर वेपन बना था तो जो है ये तब वर्ल्ड वॉर 2 में ही, 45 में ही मतलब तकरीबन खत्म ही हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2। और इन्होंने फिर जो है वॉर को बिल्कुल क्लोज करने के लिए, ताकि जापान जो है ना कोई और कुछ कर ही ना सके, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, ठीक है, 1945 में। जुलाई नहीं बल्कि अगस्त में किया था। अच्छा, ठीक है, सबसे पहला जो मुल्क था जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया वो यूएस था।
उसके बाद USSR था, जो कि अब रशिया है। उस वक्त जो है ये तकरीबन 1992 1920 से लेके 1922 से लेके 1991 तक ये क्या रहा है, USSR रहा। उसके बाद ये रशिया में चेंज गया। अच्छा, USSR ने बनाया था 1949 अपना वेपन, ठीक है। अच्छा, यूएस के अलावा किसने ऐसे यूज नहीं किया न्यूक्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप, ओके, इसने बनाया था 1952 में। फिर आया था फ्रांस, फ्रांस ने बनाया था जी 1960 में। एक दो तीन चार, अब ये जो कंट्रीज है ना, ये चार जिन्होंने 1960 में ये बनाया, ठीक है। 1960 से पहले ये लोग कहते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, अब ये जो स्टेट्स हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको पता होगा, ठीक है, तकरीबन सबको पता होगा कि अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जब परमानेंट मेंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना अपने आप को लेजिटिमेट स्टेट्स कहती हैं कि हमने हमारा जो न्यूक्लियर हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए वो लेजिटिमेट, ठीक है। इस इनके बाद किसने बनाया, इसके बाद फौरन से बनाया था चाइना, ठीक है। ये बनाया था 1964 में, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि चाइना के बाद इंडिया ने बना, क्यों बनाया, क्योंकि जो इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन जो बनाने का एक सिलसिला था वो ट्रिगर कहाँ से हुआ, चाइना से, क्योंकि इनको इधर से थ्रेट था, ठीक है। जो मैंने आपको एक टॉपिक भी लिखवाया था कि इंडो चाइना राइवलरी, ठीक है। तो वो जो है ना यहाँ से इनका ट्रिगर हुआ और 1974 में इन्होंने स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इन्होंने सबसे पहला अपना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, ठीक है। समझ आ रही है ये। अच्छा, टॉपिक नेम बता, टॉपिक नेम है न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, सेफ्टी एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स, ठीक है। कि मैंने वैसे स्टार्ट में जो है ना बताया था। सेकंड हेडिंग देखो, सेकंड हेडिंग है एफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन, ठीक है। अभी हम उसकी हिस्ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो क्या है, हिस्ट्री है आपकी, ये वाली सारी जो है ये हिस्ट्री है कि पहले किसने बनाया न्यूक्लियर वेपन, दूसरे नंबर पे कौन से मुल्क ने बनाया, तीसरे पे कौन आया, चौथे पे कौन आया, कौन सी लेजिटिमेट स्टेट्स अभी भी कंसिडर की जाती हैं, ये जो है जिनका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है लेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है और किनको कहा जाता है कि जो है ना आप नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से सबसे पहले 1974 में बनाया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये जो हमने जो भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं ये हमारे हैं पीसफुल पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो एक तो ये होता है कि आप जो है ना दूसरे पर्पजेस के लिए यूज करते हो कि अगर आपकी लड़ाई हो गई, अगर आपकी जंग हो गई है तो आप सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन यूज कर लोगे और जो है ना दूसरे को, दूसरा मुल्क जो है या तो उसकी पॉपुलेशन को ही खत्म कर दोगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन दूसरा जो इसका दूसरा ये क्या, बल्कि सबसे पहला ये ही कंसिडर किया जाता है कि ये जो है ना पीसफुल पर्पस के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना इन्होंने क्या कहा कि हमारा ये जो है, इंडिया ने क्या कहा कि हमारा न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो पीसफुल पर्पस के लिए है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि
इंडिया जो है वो अपने आप को कंसिडर करता है कि ये 1998 में जाके न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनी थी। ठीक है। हालांकि ये तकरीबन 1974 जब इन्होंने पहला टेस्ट किया, इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए थे। पाकिस्तान का भी यही स्टांस है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो यही है कि जो है 1974 में जो है इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गई थी। और पाकिस्तान जो है कब आया फिर उसके बाद। अच्छा ये मैं ऊपर वाला मिटा देती हूँ, ये आपने कर ही दिया। पाकिस्तान कब इस रेस में आया? 1998 में। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है नॉर्थ कोरिया आया 2003 में। इसके बाद जो है इसराइल, इसने कभी, इनकी गवर्नमेंट ने कभी नहीं बताया या कभी नहीं कहा कि जो है हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत जरूरी होती है इन चीजों के लिए। ठीक है। तो इनकी गवर्नमेंट का ये स्टांस नहीं है, लेकिन कंसिडर यही किया जाता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है। तो आप इसको वैसे लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये छह जो स्टेट्स है ना, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इनमें चार जो है वो लेजिटिमेट कंसिडर किए जाते हैं, और उसके बाद जो है ना चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इनको जो है उसमें डाला जाता है। क्योंकि ये नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी जब आ गई थी, ठीक है, 1968 में, उसके बाद पाकिस्तान ने उसके बाद चाइना ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने और इवन नॉर्थ कोरिया ने भी उसके बाद अपना न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए थे। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ना, क्योंकि ट्रीटी आ चुकी हुई थी, तो जो है आप इसको नहीं कर सकते। हालांकि ये जो भी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इसके सिग्नेटरी नहीं है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी के। अच्छा अब इसमें जो है ना देखते हैं कि एफर्ट्स कौन कौन से थे, एफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू कंट्रोल प्रोलाइफरेशन। सबसे पहली कौन सी है जी? एनपीटी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका क्या मीनिंग है, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी 1968, और इन्फोर्समेंट इन 1970। इसमें देखिए ये यूनाइटेड नेशन के अंदर दी गई। उसके बाद जो है ना, जो भी मुल्क था उन्होंने इसको साइन कर दिया कि ठीक है, हम जो है ना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ठीक है। इंटरनेशनली जब इन लोगों ने साइन कर दिया, फिर ये इन्फोर्स हो गई। उसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान नहीं है। अगर ये साइन कर देते तो इसका मतलब ये था कि आप जो है अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, और अगर आप बनाते हो तो ट्रीटी के खिलाफ है, तो आप पे सैंक्शंस। तो ये चीज बहुत इन्फोर्स्ड इन इम्पोर्टेंट मैम है। 1970। देखो इसमें जो है एक मैंने टॉपिक आपको बताया था आर्म्स कंट्रोल वाला। ठीक है। वो तकरीबन इसी में आ जाते हैं, उसमें एनपीटी भी आती है और भी सारी ट्रीटीज आ जाती, जो कि आपकी आर्म को कंट्रोल करने के लिए रखी जाती है। अच्छा सीटीबीटी क्या है जी? कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है। कि आप जो है ना, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको, उनके टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। कि आप कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना कहीं भी जाएं और जाके इसको वेपन्स को जो है ना टेस्ट करना शुरू कर दें। तो एक तो ये तीसरी जो है आप लिखें ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। आप न्यूक्लियर वेपन को प्रोहिबिट कर दो। और इवन अब तो इस पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में ये बात चलती है कि जो है, जो भी जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है वो इनको खत्म कर दें। ठीक है, अनकंडीशनली।
ऐसा ना हो कि जो है मतलब एक मुल्क खत्म कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अगर खत्म कर दिया, इंडिया कहे कि नहीं मैंने नहीं करना, ठीक है, तो ये पाकिस्तान की डिफेंस के लिए मसला हो जाएगा। अभी हम इसकी डॉक्ट्रिन जब पढ़ेंगे ना, तो तब आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान जो है उसकी सिक्योरिटी को अगर इंडिया की तरफ से मसले थे तो ही उसने बनाए, और अगर इंडिया इसको खत्म नहीं करता, ठीक है, अगर एक मुल्क जो है कहे कि मैं जो है गुडविल के अकॉर्डिंग इसको खत्म करने लगता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद भी आपकी डिफेंस को मसले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप किस तरह से अपनी अपने कंट्री को डिफेंड करोगे अगर आप इस तरह की सिचुएशन में रह रहे हो तो। एक तो ये बात हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना एक फोर्थ में लिखे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। 2014, ठीक है, इसमें भी यही बात होती है कि जो है यही बात मतलब मेन एजेंडा आपका यही होता है कि जो है किसी तरह से जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं वो इस बात पर आ जाए कि जो है अपने जो न्यूक्लियर उनके वेपन्स हैं उनको कम करना शुरू कर दें, कम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म करें। ठीक है? इस पे वैसे यूएस और रशिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना इन्हीं के पास, ठीक है, फिर वेपन जो है अगर सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है तो ये अब अपने काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन देखें अब जो है यूक्रेन रशिया वॉर हुई, ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि जो है यूएस को सॉरी रशिया को यूएस की तरफ से थ्रेट होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो यूएस के अलाइज हैं सारे। अगर यूएस के अलाइज हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है यूएस ने साइन की हुई है एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनका जो डिफेंस है, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वहां से भी उनका डिफेंस किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान जो राइवलरी है, इवन इसमें यूरोपियन यूनियन भी आ जाती है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आ जाती है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं कि जो है फिर से इनकी एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है कि हम अपने मिसाइल बनाएं, ठीक है, और इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को जो है ना दोबारा से जो है अपग्रेड करना शुरू कर दें, ताकि क्या हो कि आपकी जो है डिफेंस सिक्योर हो सके। तो ये कुछ मेजर्स जो हैं वो कंट्रीज की तरफ से लिए गए यूनाइटेड नेशन में भी, कि जो है आपके न्यूक्लियर वेपन के जो भी मसले हैं वो सॉल्व किए जा सके। ठीक है, ये वाले यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को? हाँ जी, एनपीटी इन्फोर्समेंट इन 1970, यस, 1968 में जो है ना इसको सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था डिफरेंट कंट्रीज के लिए, ठीक है, यूनाइटेड में, और उसके बाद 1970 में इसको इन्फोर्स कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुए कि जो भी मुल्क आए जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ जी, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो है ना बनाए, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, उसके बाद उनको कंसिडर किया जाता है कि जो है ना इनको नहीं करनी चाहिए। ये हो गया। अच्छा, थर्ड जो है ना ये मैं बता देती हूँ, सेकंड थर्ड हो ही गई होगी आप सब लोगों की। थर्ड पे आता है, अब यहाँ से ये जो है ना आपने सारी चीजें वो पढ़ी हैं जो कि इंटरनेशनल कंसर्न भी हो जाते हैं कि जो है इंटरनेशनली इस चीज को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको किस तरह से देखा जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम की। अच्छा, अब इसकी हेडिंग आप लिखिए हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पाकिस्तान। आवाज आ रही है सबको? चैट में बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान को ट्रिगर किया वो था
टर्निंग पॉइंट था आपके लिए 1971। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका आधा पाकिस्तान टूट गया। ठीक है, इस वक्त आपका आधा पाकिस्तान टूट गया। फिर आपके लिए ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां पे आपने कंसीडर किया कि अच्छा आप देखें, इंडिया इसमें इन्वॉल्व था। इसका मतलब क्या था कि आपको सिक्योरिटी, बेसिक जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं वो इंडिया की तरफ से हैं। और पाकिस्तान में 1947 से कंसिडर किया जाता है। बल्कि ये लिखिए, ये आयशा जलाल की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान is considered a security state, a security conscious state since 1947। ठीक है, देखिए 1947 से ही कंसिडर की जाती है क्योंकि आप जो है एक साल आपको बने हुए हुआ था। और 1948 में आप पहली वॉर पे चले गए, 1965 में आप दूसरी वॉर पे चले गए, पहली दूसरी वॉर पे चले गए, वो भी इंडिया के साथ। ठीक है, 1971 में फिर आप वॉर पे चले गए, इंडिया इसमें मेन रोल प्ले कर रहा था, रॉब इसमें मेन रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, उसके बाद अब देखें, इस चीज को भी कंसिडर करें कि आपकी जो है 1999 में जाके कारगिल वॉर हुई है, लेकिन उसको भी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था। कारगिल वॉर भी जल्दी खत्म हो गई। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आके 1998 में आके आपने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने बना लिया। उसके बाद से 1999 में कारगिल वॉर हुई, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया गया जैसे कि 1971 में था, 1965 में था। ठीक है, इसके बाद से 1998 के बाद से अगर कारगिल वॉर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया में इस तरह की वॉर नहीं हुई जैसे कि पहले थी हो चुकी है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपके डिफेंस की तरफ आपको लेके जाती है कि इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन जो था, न्यूक्लियर वेपन जो है उसका मकसद है ना आपके बनाने का। ठीक है, और पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि ताकि इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको डिटर किया जा सके। तो उसके बाद ये जो है ना इस तरह से कामयाब तस्वीर की जाती है। ये समझ आइए आपको? अच्छा जी, 1971 था। यहाँ पे भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन जो है अपना न्यूक्लियर वेपन जो है प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से। इसका मतलब क्या था कि हम जो जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो होती है उसके प्रेशर में भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को बेसिक थ्रेट। अच्छा, यहाँ पे जो है 1972 में भुट्टो साहब ने क्या किया कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के मोहम्मद मुनीर चेयरमैन थे जी, मोहम्मद मुनीर। ठीक है, इनको इस प्रोग्राम पे लगाया कि आप जो है ना इस चीज को स्टार्ट करें। ठीक है, ये 1972 में हुआ। एक ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी क्या है कि 1974 में आके इंडियन न्यूक्लियर वेपन, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्होंने अपने
धमाके कर दिए। ठीक है, 1974 में आके जो मैंने आपको कहा है कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज ने भी ट्रिगर किया कि आप जो है ना इस चीज को एक पेस पे लेके चलें और इसको जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से जो है AQ खान भी आए। ठीक है, वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े और आपने 1998 में जाके 28 में और 30th। ठीक है, पहला आपने 28 को किया धमाका और दूसरा जो है ना आपने 30th को किया। तो तब जो है ना पाकिस्तान क्या बन गया, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। ठीक है जी, ये हो गई आपकी हिस्ट्री। अच्छा, अब जो है यहाँ तक समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, चैट में लिख दे, मैं पढ़ लेती हूँ। आपके मेन हेडिंग बनेगी और इसके सब हेडिंग्स बनेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्रीहेंशन ऑफ about न्यूक्लियर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर सिक्योरिटी वेपन्स ऑफ पाकिस्तान। पहली सब हेडिंग आपकी क्या बनेगी, इंसिडेंट ऑफ 9/11। कि जो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन पर। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम ये सारी चीजें देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इतराज करती है कि आप अपना जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है इसको खत्म कर दें और आपके जो भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको जो है अनकंडीशनली खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज इंसिडेंट ऑफ 9/11 के बाद देखिए क्या क्या स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान में, टेररिज्म स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि अगर जो है आप न्यूक्लियर वेपन, किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं तो ये सिर्फ उस कंट्री की सिक्योरिटी को मसला नहीं होगा, ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को मसला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है कि पाकिस्तान की जो है ना न्यूक्लियर एसेट्स जो है, एसेट्स वो उनकी सिक्योरिटी मुश्किल हो गई है और ज्यादा। ठीक है, एक तो उनकी सिक्योरिटी मुश्किल होगी है, जब सिक्योरिटी मुश्किल हो रही है, ठीक है, तो किसी न किसी पॉइंट पे जाके अगर इनके हाथ लगते हैं तो ये चीज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा क्या है कि बायसनेस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्या कहता है, देखिए एक तो पाकिस्तान ने बनाया अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टार्ट किया और एक इंडिया। ठीक है, अच्छा अब पाकिस्तान के लिए जो है मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है जब भी कोई इस तरह का आर्टिकल आता है जिसमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होती है। तो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसके लिए ये चीज बहुत हाईलाइट की जाती है कि इसकी सिक्योरिटी को मिसाइल है, हालांकि इंडिया की सिक्योरिटी को भी उतने ही मिसाइल होंगे जितने के पाकिस्तान की सिक्योरिटी को है। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा इस बात पे मैंने आपको पहले भी एक बार क्लास में बताया था कि देखिए लॉबिंग होती है किसी भी चीज के लिए। ठीक है,
मुल्कों के जो एम्बेसडर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जो है वो लॉबी कर रहा है अपनी किसी चीज के लिए, ठीक है, तो अब इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं या जो और भी लोग हैं वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट में जाके लॉबी करेंगे और जो है अपने हक में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनके कनेक्शन होते हैं। तो एक तो ये चीज भी इनके हक में चली जाती है, पाकिस्तान जो है वो इस तरफ से इतना मजबूत नहीं है, ठीक है, तो एक ये चीज भी है जो कि बायसनेस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, तो एक तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपने देखना है। थर्ड क्या है इसमें, ए क्यू खान फैक्टर। अब ए क्यू खान फैक्टर क्या, अच्छा अब ए क्यू खान फैक्टर क्या है इसमें, कि देखिए अब्दुल कदीर खान ने जो ईरान की तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, देने की कोशिश की थी, और ये जो है तकरीबन 2004 में अब्दुल कदीर खान का टीवी पर बयान भी चला था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो न्यूक्लियर वेपन के जो मसले हैं वो, देखिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस चीज को बहुत गौर से देख रही होती है कि अगर आपकी इस तरह के जो भी मसले हैं, ठीक है, आपका इवन जो मेन साइंटिस्ट है एके खान, वो अगर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो प्रोलाइफरेट कर रहा है, मतलब वो दूसरे मुल्कों की तरफ भी दे रहा है और ये ईरान की तरफ दे रहा है अब्दुल कदीर खान, ठीक है, तो उसमें जो है आपकी इसका मतलब क्या है कि आपके जो न्यूक्लियर एसिड्स अभी भी हैं उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना आपने रेफरेंस देना है उसको लिखने में। अब्दुल कदीर खान स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान टेलीविजन poses the greatest nuclear proliferation responsibility of all the time, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो है आपका जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है, ठीक है, अगर वो किसी यहाँ से किसी और मुल्क में जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये आपकी जो न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन है उस चीज को जो है बहुत बड़ा थ्रेट आ जाता है, और ये जो है ना ब्रिटानिका के रिनाउंड ऑथर जो है रॉबर्ट, टेबल के नाम लिखने में बोल देती हूँ, रॉबर्ट एस नोरिस, ठीक है, इन्होंने ये कहा, ठीक है, ये उनका आप रेफरेंस यहाँ पर कोट करेंगे, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। अच्छा कोट रिपीट कर दूँ, ए क्यू खान्स ए क्यू खान्स स्टेटमेंट on Pakistan television poses a greatest nuclear proliferation responsibility of all the time। हाँ जी यही लास्ट वाला, ठीक है, ये किनकी है, ब्रिटानिका के ऑथर हैं रॉबर्ट एस नॉरिस, उनका ये कोट है, ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है ना
पाकिस्तान की तरफ से हुई, जो कि इसकी गवर्नमेंट, देखिए ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सिर्फ आपकी, अच्छा अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाता है कि आपने अपने जो हीरो हैं उनको इस चीज पे इन्फोर्स किया कि आप जाके स्टेटमेंट दे आए और गवर्नमेंट इससे चूक गई, तो इसका मतलब क्या था, अगर गवर्नमेंट इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तो इसका मतलब ये है कि आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं जिस तरह के ईरान पर लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो आपकी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत डाउन चली जाती है, ठीक है। बाहर वाले कोई भी लोग, जो कंपनीज है वो कोई भी बिजनेस नहीं करेगी पाकिस्तान में, ठीक है। और आपकी जो करेंसी होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है, आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में इनको करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये चीजें हैंडल भी हो जाए और इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना बने और जो है आप पर सैंक्शंस भी ना हो, ठीक है। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये था आपका थर्ड, फोर्थ क्या है आपका, टैक्स ऑन मिलिट्री। तो ये मिलिट्री बेसिस। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपने दो या तीन जो है ना कोई अटैक्स की बात करनी है जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हुआ। अटैक ऑन जीएचबी पर अटैक हुआ था 2009 में, एक ये वाला कोट कर लें। एपीएस अटैक, तो मतलब आप 2014 में जो हुआ था। देखिए आपकी जो है ना आर्मी एरिया में आके अगर आप जो टेररिस्ट हैं वो इस तरह के अटैक्स कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी तो चुराए जा सकते हैं ना फिर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि ये जो है ना कंसर्न है। अच्छा, उसके बाद जो है फिफ्थ क्या होगा आपका, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जब कमजोर आना शुरू हो जाता है, कि आप अब की भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है, एक तो वो खराब होना शुरू हो गई है, और दूसरा जो है ना आपकी, देखो जो लॉ और एंड ऑर्डर के मसले होते हैं और जिसमें आर्मी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो फोकस है वो हट गया है, ठीक है। एक तो आपने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, दूसरा आपने अंदर की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है जो कि पुलिस का काम होता है बेसिकली। लेकिन अगर आर्मी रेंजर्स ये इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब क्या है, और दूसरा तीसरी चीज क्या है, आपने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भी सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, बाहर इंटरनेशनल मीडिया में जो थिंक टैंक्स बैठे होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से इस चीज को देख रहे हैं, तो ये चीज। अच्छा, इसमें सिक्स पे आ जाएगा रूट्स ऑफ अलकायदा एंड जिहादी नेटवर्क, जिहादी नेटवर्क्स इन पाकिस्तान। इसमें आप टीटीपी की एग्जांपल देंगे, टीटीपी को कोयटा में भी इनका वो है। अच्छा, अब जो है देखिए, अगर जिहादी नेटवर्क्स और अलकायदा जो है इनके अब तो वैसे आईएस आईएस का भी थ्रेट है कि जिस तरह से वो अफगानिस्तान में हमले करवाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर वो बलोचिस्तान के एरिया से भी पाकिस्तान में एंटर करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को थ्रेट है। फिर आ जाता है इसमें नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, अब जो है देखिए, इसमें आपने एक एग्जांपल देनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर इन
2011। देखो 2011 में जो फुकुशिमा में 2011 में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ, ठीक है, वो ट्रिगर कहाँ से हुआ था? अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट जो होते हैं इवन ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसी चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इस तरह का नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, या जो भी ऐसी कोई चीज होती है, उसके भी थ्रेट्स होंगे। ठीक है, आपने उसको भी कंसिडर करना है, उसको भी देखना है। अच्छा, ये जो है ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब पाकिस्तान की जो है डॉक्ट्रिन क्या है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, पाकिस्तान ये आ जाएगा आपका फोर्थ मेन हेडिंग, पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक तो हम इसका एम पढ़ेंगे। एम किस चीज का जी? तो आपने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाई, मकसद ही क्या था, कॉज क्या थी आपकी? ठीक है, दूसरी जो है ना हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग किस तरह से हो रही होती है, सॉरी, इसमें जो है ना हम इसकी वर्किंग ऑफ सिक्योरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन किस तरह से बन रहा है वो तो खैर प्रोफेशनल्स को ही पता होता है, मतलब उनका ही मेन होता है। लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी है उसकी वर्किंग किस तरह से हो रही होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को हम पूरी देखेंगे। अच्छा, इसका बेसिक एम क्या है जी? एम क्या था? एम या कॉज? पहली इसकी जो मेन कॉज है, फर्स्ट इसका जो प्रिंसिपल था, टू गारंटी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड जियोग्राफिक इंटेग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा जी मैप पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का यहाँ पे आपका मैप बनेगा, इंडिया का इस तरफ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। ठीक है, बॉर्डर लाइन आपकी इतनी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी के मसले होना शुरू हो जाते हैं यहीं से। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे इसको, तो ये आपके सिक्योरिटी के मसलों से ये बनती नजर आ रही है। ठीक है, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हैं, इस तरफ आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, आप सैंडविच ऑफ दरमियान में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी जियोग्राफिक इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है तो उसके लिए जरूरी था कि आप जो है अपना न्यूक्लियर वेपन बनाओ। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी, ये मैं बता दूं। हेडिंग रिपीट, कौन सी वाली हेडिंग? ये पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अच्छा जी, पहली वाली पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इसकी जो है ना, इसको मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था। ठीक है, एम्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक तो ये हो गई आपकी। पहला उसका क्या एम है कि टू गारंटी इंडिपेंडेंस एंड जियोग्राफिक इंटेग्रिटी। उसमें आपका मैप लाजमी बन जाए। ठीक है, ये आप सब लोगों ने नोट, इसको मैं मिटा रही हूँ ताकि हम दूसरा उसका एम लिख सकें। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो आपका एम है वो क्या बनता है जी? टू डिटर deterrence among nuclear states
डिटरेंस अमंग न्यूक्लियर स्टेट्स and control of the total war एंड कंट्रोल ऑफ टोटल वॉर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने एक तो देखो, आपका एक तरफ इंडिया है, ऊपर की तरफ आपका चाइना है, इस तरफ आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पास नहीं है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और आप दरमियान में सैंडविच, मतलब आप दरमियान में बैठे। ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी है। तो एक तो आपने डिटरेंस प्रोवाइड करनी है अपने मुल्क को, दूसरा आपने टोटल वॉर को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि अगर जो है फॉर एग्जांपल इनके पास इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन भी है, ठीक है, उनकी आर्मी भी मजबूत है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्मी भी जो है ना इनकी ज्यादा है, कि अगर फैक्ट्स देखे जाए इंडिया की, तो इसका क्या मतलब है कि अगर पाकिस्तान वॉर की तरफ जाता है, और अगर पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर के इंडिया जो है एक तो इसके साथ टोटल वॉर में शरीक हो सकता है, कि मतलब आप जो है जिस तरह आर्मी के साथ लड़ना शुरू कर देते हो, और अगर फिर भी पाकिस्तान किसी न किसी तरह से जीत भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास, इंडिया के पास ये ऑप्शन होगा कि न्यूक्लियर वेपन यूज करें। सही है, अगर इंडिया के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना है, और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो पाकिस्तान तो हार गया ना। तो आपका मेन यही रीजन होता है कि आप जो टोटल वॉर जो है ना उसको कंट्रोल कर सको। क्योंकि देखो, न्यूक्लियर वेपन एक तो इसलिए है कि ताकि दूसरा जो मुल्क है उसको इस फियर में डाला जाए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, अगर कुछ भी ऐसा वैसे किया ना तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन का जो यूज होता है ना, वो होता ही इसलिए है ताकि आपकी जो सिविलियंस है, ठीक है, आप किसी किसी भी मुल्क पे यूज करोगे, ठीक है, जो मेन अटैक होगा वो सिविलियंस पे होगा। सही है, न्यूक्लियर वेपन अगर इंडिया यूज करता है तो पाकिस्तानी सिविलियंस जो है उसका शिकार होंगे, और अगर पाकिस्तान यूज करता है तो इंडिया की सिविलियंस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट होता है, क्योंकि आपने अपनी सिविलियंस की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो जो है मतलब जो कि अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनको एक फियर प्रोवाइड कर रहे हो, एक फियर उनको दे रहे हो कि जो है आप इस तरह की कोई चीज ना करो। और यही वजह थी कि 2019 में जो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, वॉर की तरफ जा रहे थे लेकिन वो नहीं गए। ठीक है, तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे। सही है, समझ आ रही है ये? ठीक है। अच्छा, फिर इसमें थर्ड जो है ना एम जो है वो है ऑफेंस डिफेंस का। ऑफेंस डिफेंस, ठीक है। ऑफेंस डिफेंस में क्या होता है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन है ना उसने आपको एक एज प्रोवाइड कर दिया है कि आप अपने मुल्क को डिफेंड कर सकते हो, जैसे कि पाकिस्तान को प्रोवाइड किया है, ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गए जी एम्स। अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, सिक्योरिटी वर्किंग की तरफ। तो जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसिड्स को सिक्योर किस तरह से किया जाता है, ठीक है, समझ आ गई है? इस पे कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख दें, जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कुछ रह गया है। अच्छा, ये हो गया था जी फोर्थ। फिफ्थ, फिफ्थ में जो है ना हम उसकी बेसिक सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम इन पाकिस्तान। सबसे पहले क्या चीज होती है आपकी, कमांड। ये आपकी मेन हेडिंग, न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इन पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी का सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा होता है। कमांड एंड कंट्रोल ऑफ
न्यूक्लियर वेपन, ये एनडब्ल्यू जो है ना, ये न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन जहां पे भी आएगा ना, ये मैं यही यूज करूंगी, तो इसका मतलब आपने लिख देना है पहले वाले में कि इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, आपने देखिए जो न्यूक्लियर वेपन जो है उसकी कमांड और कंट्रोल कहाँ हो रही होती है, ये जो है ना प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब बनाई गई होती है विद इन आर्मी, ये जो है जो कि सिर्फ इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी की वर्किंग देखते हैं। ठीक है, इनके अपनी अपनी एम्प्लॉयमेंट होती है, कि मतलब जो पर्सनल जो एम्प्लॉय किए जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रैक भी किया जाता है। ठीक है, इवन उनकी जो पर्सनल जो है चैट्स वगैरह और ये सारी डिटेल जो है ना वो वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इस तरह से फिर ताकि वो इन सारी चीजों को देख सके। अच्छा, अब इसमें कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन कहाँ होता है, एक तो इसमें स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, प्लान डिवीजन, ठीक है, इसके अंडर जो है ना ये काम कर रहा होगा एक पूरा डिवीजन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, कि आप जो जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए जा रहे होते हैं कि हमने इसको इस तरह से सिक्योर करना है, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट जो है जो न्यूक्लियर वेपन की हो रही होती है हमने इस तरह से करनी है, तो ये इस पे काम कर रहा होता है। इसकी जो है ना आगे डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये इसके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल के अंडर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन काम कर रहा होगा, और इसी में ही एनसीए इसको कहा जाता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, ये काम कर रही होती है इसके अंदर, मतलब इसमें ये दो जो है डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम सॉरी सेकंड में हम क्या देखते होंगे, इसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी किस तरह से काम करती है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना देखो, हर जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा होगा ना इसमें, उनकी अपनी एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके ऊपर ये सारी वर्किंग हो रही होती है। अच्छा, ये किस पे काम कर रहे होते हैं, C3I। C3 का क्या मतलब है, ये ऊपर वाला लिख दिया है, इसको मैं मिटा दूं जरा। अच्छा, अब C3 का क्या मतलब है जी, कमांड कमांड कंट्रोल। ठीक है, कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन, ये C3 हो गया। C पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी। इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कमांड करना है इन्होंने, कंट्रोल करना है और कम्युनिकेट करना है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका C3। और आई क्या है आपका, आई है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस के बगैर तो इसकी सिक्योरिटी को नहीं वो किया जा सकता ना, प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये C3I पे वर्क कर रहा होता है। एनसीए क्या है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो बचा के इसको मिटा दूं। अच्छा, इसके अलावा इसका पर्पस, ये इन इन प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा होगा, और पर्पस इसका क्या होता है, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखो जी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार न्यूक्लियर वेपन अपना बना लिया है और बस खत्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है, मतलब आगे की तरफ जा रही होती है, आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उसी तरह से डिवेल्प हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो पिछले वाले होते हैं वो ऑब्सोलीट हुए जा रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आपका जो डिफेंस का
बजट होता है, आपका जो डिफेंस बजट होता है वो भी इसकी तरफ जा रहा होता है। ठीक है, और आपका बल्कि मेन चंक इसी की तरफ जा रहा होता है, ताकि अपने जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, उसको आप मुसलसल डिवेल्प करते जा रहे हैं ताकि आपके ऑब्सोलीट ना हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और ये आपने लिखना भी है। ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ ताकि हम जो है इसकी नेक्स्ट हेडिंग लिख सकें। अच्छा, थर्ड क्या है इसमें? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी। अच्छा देखिए, अब जो है, जो भी इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी सिस्टम में जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, उनपे उनमें एम्प्लॉयमेंट हो रही होती है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो आम जो एक तो आम तो आर्मी के जो पर्सनल होते हैं ना, वो इसमें नहीं होते। ठीक है, एक तो आपका जो टॉप के जो भी आपके ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ठीक है, जो टॉप है, एक तो उनके पास, ठीक है, उनके पास जाएगी। और दूसरा आप एम्प्लॉय कर रहे होते हो दूसरे लोगों को, ताकि और इनका प्रॉपर ट्रैक रखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि इवन उनकी पर्सनल जो डिटेल्स होती हैं, इवन आपके जो पर्सनल फोन्स भी होते हैं, आपके पर्सनल चैट्स भी होते हैं, उनको भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, जो भी इसमें एम्प्लॉयमेंट कमेटी होगी वो इन चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर रही है। ठीक है, इन चीजों को प्रॉपरली देखा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी होती है ना, इसके पास अथॉरिटी होती है न्यूक्लियर वेपन की इन वॉर एंड इन टाइम ऑफ पीस। ठीक है, अथॉरिटी ये लिखे बल्कि, अथॉरिटी इन टाइम ऑफ, अथॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन टाइम ऑफ वॉर एंड पीस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर जब पीस का टाइम है, मतलब जब और अमन है, सारी चीजें ठीक चल रही है, ठीक है, आप सिक्योरिटी को कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स होंगे ना, वो डिवेलप किए जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो बजट का जो एक हिस्सा है जो इसके लिए रखा जाता है, प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है हर साल, तो उसमें जो है ना, आप अपनी न्यूक्लियर वेपन को डिवेलप कर रहे होंगे, और वॉर के टाइम पे आप जो है इसको, जो देखो, इनके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन वॉर के टाइम पे जो है ना, आप ये जो अथॉरिटी होती है ये आप आगे मतलब दे देते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर यूएस में, फॉर एग्जांपल, ऐसा हुआ नहीं है, ना ही अभी तक कंसिडर किया जाता है कि ना ही होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर अगर छिड़ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आधी दुनिया तो खत्म हो ही जाएगी, इवन 10%। ये मतलब एक रिसर्च आर्टिकल है कि जो है पाकिस्तान, सॉरी, जो दुनिया की जो 10% अवाम है, टोटल 10% सिर्फ वही जिंदा रहेगी, और इस इनमें से भी लोगों को हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि आपको वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाने देगी। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिस, और इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं गई है, सिर्फ इसी फेयर की वजह से कि क्योंकि जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 5 सात, 7 8 8 मुल्कों के पास, और नौवां जो है वो इसराइल है, इनके पास जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखो, जब अगर जंग होती है, ठीक है, तो चीजें जो है वो आउट ऑफ हैंड चलती रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो है ना, आप किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आप न्यूक्लियर वेपन यूज कर लोगे। तो मेरा है न्यूक्लियर सेफ्टी से
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि देखिए, किसी भी पॉइंट पे जाके चीजें अगर आउट ऑफ हैंड जाती हैं तो आप किसी न किसी पॉइंट पे जाके आप न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे। ठीक है, अगर एक मुल्क यूज करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे भी जिनके पास है वो करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये एक फियर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है जिसकी वजह से आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं गए। ठीक है, तो ये जो है ना, अगर वॉर का टाइम होता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी जो है वो इसको, जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी तरफ जो अपनी जो भी पावर्स हैं वो उनकी तरफ भेजती है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने ही मतलब इसको डिप्लॉय करना होता है। ठीक है? अगर वॉर की सिचुएशन है तो। ठीक है? समझ आ गई है इस चीज की? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है फोर्थ पे आपका आ जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी। ये बेसिकली क्या कर रही होती है? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड अपग्रेडेशन, एंड अपग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो इसका क्या होगा? चेयरमैन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साइन होना जरूरी है। अगर कोई भी अपग्रेडेशन हो रही है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन हो रही है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके साइन होना जरूरी है, और वो इसका चेयरमैन होगा। ऑब्वियसली वो इसका चेयरमैन है, तो वो जो है आप जो है, जो भी आपका प्रपोजल है आप उस पर साइन करवाओगे और उसको अपग्रेडेशन की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये समझ आ गई है? इसको मिटा दूं मैं? अच्छा जी, फिर आ जाता है जो मैंने आपको पहले भी कहा था, फोर्थ पे आ जाता है आपका, सॉरी बल्कि फिफ्थ है, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन किन चीजों पे काम कर रहा है? डिवीजन ये काम कर रहा होता है जी। देखो, ये होता है सेक्रेटेरिएट। ये होता है सेक्रेटेरिएट ऑफ एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का सेक्रेटेरिएट है। देखो, सेक्रेटेरिएट में बेसिकली क्या काम हो रहा होगा? जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो आपकी यहाँ हो रही है। सही है, मतलब किसी भी आपने अपडेट करना है, जो भी चीज, जो भी न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम के हवाले से हो रही होगी ना, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी सेक्रेटेरिएट में हो रही होगी। अच्छा, अब इसमें देखो आपने को क्या, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? प्लानिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है, डेवलपमेंट ऑफ वेपन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, मतलब इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो यहाँ पे होगी। तो आर्म कंट्रोल की अगर कोई, ठीक है, जिस आर्मामेंट की अगर कोई ट्रीटीज वगैरह हैं कुछ इस तरह की, देखो, अब जो कंट्रीज होते हैं वो ट्रीटीज भी साइन कर रहे होते हैं। जब वो ट्रीटी साइन कर रहे होते हैं तो उसमें अगर कोई ऐसी प्रोविजन, ठीक है, वो अगर आपने इस तरह की साइन कर दी है जो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड है, या इस तरह की ऐसी मतलब वो चीज आ जाती है जिसमें डिसआर्मामेंट है या आर्म कंट्रोल है, और अगर आपने वो साइन कर दी है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है ना वो एनिहिलेट करना पड़ेगा। तो इन चीजों को, वो सारी चीजें जो है ना, इन चीजों पे इन सारी चीजों को कंसिडर किया जा रहा होगा, प्रॉपर जो है ना इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। ठीक है, ये चीज आती है इसमें। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन में बेसिकली सेक्रेटेरिएट का काम होता है। एनसीए कहते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जिसमें वो सारी चीजें हो रही होती हैं, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट,
ठीक है, तो ये वाली सारी। अच्छा, उसके बाद पर्सनल एंड ट्रांसपोर्टेशन मेजर्स। इसमें क्या सेफ्टी होती है उसकी, सिक्योरिटी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड चेक। इसके अलावा मतलब इसमें जो भी कम्युनिकेशन और जो भी इसमें वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही होती है जो कि न्यूक्लियर आपके जो मटेरियल्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनके जो पर्सनल होते हैं जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में भी है, ठीक है, तो उनकी एक तो सेफ्टी उनकी देखी जाती है, सिक्योरिटी न्यूक्लियर मटेरियल की देखी जाती है। दूसरा, उनका जो पर्सनल्स हैं उनका बैकग्राउंड चेक होता है। ठीक है, कि आप कहीं किसी भी पॉइंट पे जाके आपको कोई भी इस तरह से ना मतलब वो कर दे कि आप जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप किसी तरह से वो आपके माइंड में कुछ इस तरह का डालना शुरू कर दें कि आप जो है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर मटेरियल्स के जो भी चीजें हैं आप उनको प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, जो कि मेन चीज होती है, इसलिए उनके बैकग्राउंड भी चेक होते हैं और ये सारा उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, समझ आ गई है ये? इसको मैं मिटा देती हूँ। इसके बाद जो है ये बेसिकली ये इसकी पूरी प्रॉपर वर्किंग है। समझ आई है ये? अच्छा, इसमें जो है ना फिफ्थ सिक्स में हम क्या देखेंगे, हाउ न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। ठीक है, देखो वो जो है ना वो आपने उसकी प्रॉपर वर्किंग पढ़ लिया। अब जो प्रॉपर अगर आपको वर्किंग का पता होगा फिर ही आप अपनी सजेशन दे सकते हो कि इसको इसको इस तरह से ठीक कर लो। ठीक है, तो आपकी ये वाली बेसिकली क्या है, सजेशंस हैं। पहली क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि मतलब देखो बेसिकली आपकी जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो रिसर्च पे बेस होती है। ठीक है, एक तो आप अपनी रिसर्च को इनहेंस करो। ठीक है, एक प्रॉपर जो है ना एक डिपार्टमेंट हो जो कि सिर्फ इसी की रिसर्च के लिए मतलब रखा जाए। ठीक है, और फिर वो इस चीज को डेवलप करना शुरू कर देगा जो कि जो भी आपका निकले डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या होगा आपका, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो पहले भी मैंने आपको कहा है कि जो है अगर आपकी आर्मी भी अगर इंटरनल आपके मिसाइल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आर्मी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, किसी ना किसी तरह से। तो अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन है उसको उन पे रिसर्च करने के लिए उनको डेवलप करने के लिए आपके पास टाइम भी होगा, आपका फोकस भी सारा उधर होगा। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप बार बार आईएमएफ की तरफ जाते हो, ठीक है, और आपके पास अपनी इंटरेस्ट जो है उनको भी पे करने के पैसे नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या चीज एंड में गिरवी रखोगे, अपने न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है, तो ये एक चीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर है तो आप उसको डेवलप करते जाओ। ठीक है, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो ये आपके खिलाफ जाती है, इवन आपके न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ जाती है। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर थर्ड पे आपने स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स।
आपके बॉर्डर्स अगर स्ट्रांग होंगे, फॉर ये आपने फिर इधर अगर मैप बना लो तो ठीक है कि आपका इंडिया की तरफ बॉर्डर स्ट्रांग हो, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर स्ट्रांग हो। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेररिज्म का जो खतरा आता है वो पाकिस्तान को एक तो इंडिया की तरफ से आता है, दूसरा आपको अफगानिस्तान की तरफ से भी आता है, क्योंकि आईएसआईएस के जो है ना वहां पे एक स्ट्रांग होल्ड है। ठीक है, अगर अभी फिलहाल इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, लेकिन ये होता जा रहा है जब से इवन तालिबान की गवर्नमेंट भी आई है, इन चीजों पे काफी लिखा भी जाता है। ठीक है, तो आप जो बॉर्डर प्रोलाइफेशन होती है कि वहां से जो है ना लोग आ जा रहे होते हैं, उसको अगर आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके टेररिज्म के मसले हल होंगे। टेररिज्म के मसले हल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। और फोर्थ पे आपने लिखना है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग strictly following international resolutions। ठीक है, कि आपकी जो भी इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस है, ठीक है, जो भी इस पे काम हो रहा होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था सीटीबीटी, ठीक है, और न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स वगैरह में जो भी चीजें हो रही होती है ना, ठीक है, उनको आप फॉलो करो। ठीक है, और देखो आपके सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है ना इन चीजों को मतलब करना है, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी सजेशंस दी जा रही होती है। ठीक है, तो आप उनको भी फॉलो करो ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो आपकी सिक्योर होना शुरू हो जाए और एंड पे आपका ये कंक्लूजन आ जाए। समझ आइए ये जी सारा टॉपिक। ठीक है, ये पूरा उसका वर्किंग एम पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मतलब आपने एक पॉजिटिव नोट पे ही उसको कंक्लूड कर देना। ठीक है, कि पाकिस्तान देखो सिक्योरिटी के जो न्यूक्लियर वेपन की जो सिक्योरिटी है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो इवन यूएस के लिए भी है। यूएस जो कि मतलब पावरफुल कंट्री भी है, यूएस के लिए भी है, रशिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी है। क्योंकि देखो आपकी जो टेररिज्म है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनल टेररिज्म भी है। ठीक है, तो मसले तो उनको भी हो सकते हैं। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी अगर अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, तो पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जो कि अपनी न्यूक्लियर एसेट्स की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो आपने इस नोट पे खत्म करना है, कभी भी इन चीजों को देखो गवर्नमेंट का जो स्टांस होता है ना, इनसे आपने बाहर नहीं निकल जाना। ठीक है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी के मसले होते हैं ना, इनपे एक ही जो गवर्नमेंट का स्टांस होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना। सही है, तो ये जो है ना आपने सारा एक दफा इसको पढ़े समझे, और इस पे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको साइड पे करके लिख लें, कुछ भी समझ नहीं आया या जो भी ऐसी चीज हुई है, ठीक है, उसको लिख लें, ताकि जब सॉरी जब क्लासेस होंगी आप तब भी आके मुझसे पूछ सकते हैं कि जो है ये समझ नहीं आया, ये समझा दें, इसकी किस तरह वर्किंग होती है, या जो भी आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपने देखते हुए एक दफा पढ़ना है और इसको करना है। ठीक है, अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के बता दें मुझे, वरना इस क्लास को भी खत्म करते हैं और कल ये जो है न्यू टॉपिक करेंगे।